हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल दी लर्निंग फेज़। तो फ्रेंड्स, आज ईवीएस का हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड वीडियो है जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है पहले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर कर ली थी। तो आज देख लेते हैं कि हमारा जो आगे का हमारा क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लिंक पे जाकर क्लिक करके वहाँ से आप जो है ये सारे वीडियो चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ा दी है। तो आज से हमारा जो है यहाँ पे कणम मल्लेश्वरी, ठीक है, यहाँ से हम जो है अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का वीडियो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले जो है वो है कणम मल्लेश्वरी। यहाँ पे ये क्या है कि इनके बारे में ये सारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारे आपके एनसीईआरटी के 3, 4 और 5 के जो बुक है उन सब में दिया गया है। तो यहाँ से आपके जो सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कणम मल्लेश्वरी में क्या होता है कि जो कणम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, कणम मल्लेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। वो एक क्या होती है, एक है वेट लिफ्टर है, ठीक है। जैसे इनका यहाँ पे फोटो दिखाया गया है कि ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। ये एक वेट लिफ्टर है। वो ये जो है 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कणम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। और इनके पिताजी क्या है, एक पुलिस हवलदार है। इनकी 2 सिस्टर भी हैं, जिस इसमें लिखा नहीं है। इनकी 2 सिस्टर, 2 बहनें भी हैं जो कि इसी फील्ड में हैं, ठीक है। वो भी एक वेट लिफ्टर ही हैं। तो इनके बारे में आपसे 3-4 पॉइंट दे देगा, आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है कणम मल्लेश्वरी के बारे में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने के। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और ये एक वेट लिफ्टर है और इन्होंने जो है 130 किलोग्राम तक का वजन उठाया है। जो भारत यहाँ पे जो 29 मेडल इन्होंने जीते हुए हैं, ठीक है। इनके पिताजी क्या है, एक पुलिस हवलदार हैं। ये फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। तो देखते हैं फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरा मधुबनी के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीटेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मधुबनी में क्या है कि बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, ठीक है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, उसी के नाम पे ही ये मधुबनी पेंटिंग बिहार में फेमस है, ठीक है। तो बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं त्योहारों के टाइम पर। यह चित्र ऐसे पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, जो पिसे हुए चावल रहते हैं, ठीक है, पिसे हुए, ये आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो मधुबनी पेंटिंग होता है वो पिसे हुए चावल के घोल से बनता है, ठीक है। पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो प्राकृतिक कलर होते हैं, जो नेचुरल कलर होते हैं, जो कि नील से, हल्दी वाला हल्दी से मिलता है, फूल के कलर से काफ़ी सारे रंग निकाल दिए जाते हैं, पेड़ों के पत्तों से निकालते हैं, वो सारे इस पिसे हुए चावल के घोल में मिला के वो मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मधुबनी पेंटिंग। जैसे कि इसमें दिखाया गया क्या है, ये फूल, पत्ते हैं, पेड़ है, यहाँ पे मतलब हर तरह के चित्र मधुबनी पेंटिंग में बनाए गए। तो ये आपका क्या हो जाता है, मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है। चलिए, इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा पीछे। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाए जाते हैं। जैसा कि देख लीजिए, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको एक बार मधुबनी पेंटिंग। इसमें क्या है, देखिए, इंसान है, जानवर है, पेड़ है, यहाँ पे चिड़िया है, पेड़ पौधे, ठीक है, सभी चीज़ें इस पेंटिंग में ये लोग बनाते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सब्जी वब्जी के बारे में बता दिया कि कौन सा पॉइंट सही है कि उत्तर प्रदेश में कचनार, अगर जैसे यहाँ पे दे दिया कि उत्तर प्रदेश में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है, ठीक है। केरल में सेकंड पॉइंट हो जाता है कि केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है, ठीक है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। और महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र में जो सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनते हैं। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है आपको ध्यान में रखने, क्योंकि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं, ठीक है। उन रंगों के कपड़ों को रंगा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो गुलदावरी जीनिया से क्या होता है, यहाँ पे रंग बनाया जाता है और वो रंग कहाँ पे यूज़ होता है, कपड़ों को रंगने में, ठीक है, उनको कलर करने में इनका यूज़ होता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट या फेमस क्वेश्चन है जो कि कई बार सीटेट में रिपीट किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज जिला है वो किस लिए फेमस है, इत्र के लिए, गुलाब जल और केवड़ा के लिए वो फेमस है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे।
जो डेरा यहाँ पे डेरा गाजी खान कहाँ पे स्थित है, ये पूछेगा आपसे कि डेरा गाजी खान कहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, भारत में कहीं का ऑप्शन दे देगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी जितने भी ऑप्शन आपको देने रहेंगे दे देगा। तो याद रखिएगा कि डेरा गाजी खान कहाँ पे है, वो आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, ये गाँव के बारे में आपसे कुछ दे देगा कि कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, क्या कौन सा मैच करता है, कौन सा नहीं, वो सारे आपको जब एक एक पॉइंट आप पढ़ लेंगे ना, तो जब आपके सामने क्वेश्चन में लाऊंगे ना, तो आप खुद ब खुद उसको बता देंगे ये कैसे है, क्योंकि मेन हमें ये छोटे छोटे पॉइंट को समझना है। तो क्या आपने बताया कि मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम में बिछा दी जाती हैं। ठीक है, जो लकड़ी होती हैं उनको दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ जो क्या करते हैं वो लोग फ्रेम में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लकड़ी में दीमक लगता है वो नहीं लगता है। यहाँ पे देख लेते कुछ पॉइंट कि जो सोहना गांव है ये कहाँ पे है, आपको दे देगा सोहना गांव का मतलब वो मैच वगैरह दे देगा ना कि मैच द क्वेश्चन। यहाँ पे सोहना गांव कहाँ पे है, हरियाणा में है, दिल्ली में है या फिर गाजियाबाद, मतलब जो भी ऑप्शन देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो सोहना गाँव कहाँ पे है, हरियाणा में। सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव मिलता है। ठीक है, सोहना, ये सारी चीज़ें जो है ना NCERT की जो बुक होती है ना 3, 4 और 5 की, उन सब में ये छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं और इन्हीं सब में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये छोटे पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं। ठीक है, कि सोहना गाँव कहाँ पे है, हरियाणा में है, और सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में क्या पड़ता है, आपका गुड़गांव मिलता है। यहाँ पे देखते हैं कि पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि पानी को उबाल लेना। ठीक है, पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को उबाल कर पीना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि वेलवनिका गांव, यहाँ पे वेलवनिका गांव कहाँ पे है, तो वो आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में। वेलवनिका गांव कहाँ पे आपका, कर्नाटक में। सेकेंड हम देख लेते हैं कि जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। जो प्याज होता है वो कब होता है, शुरू होता है उगाने का काम, जुलाई के महीने में। ठीक है, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि खूंटी की मदद से खेत की खूंटी, या फिर इसी को गांव में बहुत जगह खुरपी बोलते हैं। ठीक है, खुरपी, तो उसकी मदद से जो खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। ठीक है, ये ऐसी शेप में आपका होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हैंडल लगा होता है, इसकी ये रहता है, इसको गांव में बहुत जगह खुरपी बोलते हैं, बहुत जगह खुरपी है, की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो कर्नाटक में हल को क्या बोलते हैं, जो कर्नाटक में हल को क्या बोलते हैं, कूरिगे कहा जाता है। कर्नाटक में हल को क्या बोलते हैं, कूरिगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जैसे जिन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार। कुछ पौधे, जैसे बहुत सारे पौधे को तो हम लोग लगाते हैं तो वो बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं कि अपने आप हो जाते हैं, जैसे बारिश में काफ़ी सारे हो जाते हैं, घास वास हो जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। ठीक है, खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम हो जाती है। तो ये सारे आपके जो है खेती के बारे में है। ठीक है, पॉइंट है। तो जैसे मैंने बताया था कि ऑप्शन करके देता है, 3 से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सा खेती के बारे में गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि जो कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। कर्नाटक में जो हसिया होती है उसको क्या कहते हैं, इल्गे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा जो होता है कि गिज्जू भाई बधेका के बारे में। तो गिज्जू भाई बधेका एक बहुत ही यहाँ से शुरू होता है मेरा जो गिज्जू भाई बधेका है। ठीक है, तो जो गिज्जू भाई बधेका होते हैं ये क्या होते हैं, गुजरात के रहने वाले होते हैं। गिज्जू भाई बधेका गुजरात के रहने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये गुजरात के रहने वाले हैं और ये बच्चों के लिए मतलब एक कहानियाँ, या फिर जैसे वो होता है ना आपका चाचा चौधरी या आपका मैगजीन या फिर कोई भी कॉमिक्स वगैरह बच्चों के लिए आता है। ठीक है, जिसमें बच्चों के लिए स्टोरी रहती है, वो उसी टाइप की ये जो है बुक लिखते हैं। ठीक है, गिज्जू भाई गुजरात में रहते हैं और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते हैं। तो ये गिज्जू भाई के बारे में हो गया। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम कुछ पक्षियों के बारे में जान लेते हैं कि पक्षियों के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है। यहाँ पे कलचिड़ी, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, दिया है कलचिड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन रोबिन। ठीक है, इंडियन रोबिन। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो कलचिड़ी या इंडियन रोबिन के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। ठीक है, ये जो अपना घोंसला बनाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो पौधे के छोटे छोटे नाजुक टहनियाँ होती हैं, ऊन होते हैं, बाल होते हैं, रुई होते हैं, कहीं से ये सब ला के अपने घोंसले को तैयार करते हैं, कलचिड़ी यानी इंडियन रोबिन। तो इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। ठीक है, जो कलचिड़ी होती है इसकी चोंच क्या होती है, अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। तो ये है ये सारे पॉइंट हैं इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा कलचिड़ी के बारे में। और ये है आपका कलचिड़ी। ठीक है, ये है आपका क्या है, कलचिड़ी। तो जितने पॉइंट हमने देखा वो इन्हीं के बारे में था। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौवे के बारे में, कौवे और कोयल। ठीक है, कौवे और कोयल को हमेशा साथ साथ लेते हैं, क्योंकि जो कोयल होता है वो अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती, वो जो है हमेशा कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, कौवे और कोयल के बारे में। तो सबसे पहले कोयल के बारे में देखते हैं कि जो कोयल के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो कौवा होता है अपने घोंसले को कैसे बनाता है, लोहे के तार से और लकड़ी की जो शाखाएं होती हैं, छोटे छोटे लकड़ी के जो तिनके होते हैं, उन सब से जो है अपना घोंसला तैयार करता है। कोयल क्या करती है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो हमेशा क्या करती है, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक है, यानी जो कोयल रहती है वो अपना अंडा कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में देती है, और जो कौवा रहता है वो जो है कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर जो है उसको सेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि जो कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है। कभी कभी क्या करती है कोयल कि हमेशा जो है उसी के अंडे के साथ रख देती है, पर कभी कभी करती है कि जो कौवे का अंडा रहता है उसको फेंक देती है और अपने अंडे को रख देती है, और कौवा क्या करता है कि उसके अंडे को सेता है। तो यहाँ पे कौवा जो क्या होता है कि पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे का घोंसला जो है हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि जो कौवे का घोंसला होता है ये वो पेड़ की काफ़ी ऊंची टहनियों पर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारी जो है कौवे और कोयल के बारे में है। यहाँ पे देखिए कौवा जो है अपना यहाँ पे घोंसला बनाए हुए हैं, और ये है उनके अंडा। ठीक है, उनका यहाँ पे ये अंडा है। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि कितनी ऊंची जो टहनियों पे अपना घोंसला कौवा बनाता है। चलिए यहाँ पे हम फाख्ता देख लेते हैं। ठीक है, तो फाख्ता क्या करता है, जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। जो फाख्ता होता है वो कहाँ पे, फाख्ता जो है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ों में घोंसला बनाता है। गौरैया के बारे में देख लेते हैं कि गौरैया क्या करती है कि जो अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे भी अपना घोंसला बना देती है, या फिर जैसे कहीं घर में जो है अपना कहीं टूटा फूटा कोई लकड़ी का सामान हुआ, इन सब चीज़ों में अपना गौरैया घोंसला बना लेती है। कबूतर के बारे में हमने देखा, कबूतर के बारे में हम देखते हैं कि पुराने मकान या खंडहर में क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। कबूतर हमेशा देखेंगे कि पुराने मकान, खिड़की, दरवाजे आदि पे, या फिर जो अलमारियों के पे रहता है, उन सब पे जो है कबूतर अपना घोंसला बनाता है। तो ये देखिए ये पहला हमारा फाख्ता का है। ठीक है, हमने फाख्ता के बारे में देखा, तो ये हमारा फाख्ता का हो गया फोटो। यहाँ पे ये देखिए गौरैया है। ठीक है, और ये क्या है, कबूतर है। ठीक है, जो अपना अंडा दिए हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं बसंत गौरी के बारे में। तो बसंत गौरी में क्या होता है कि यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। तो बसंत गौरी क्या करती है कि जो पेड़ होता है, यहाँ पे ऐसे पेड़ होता है, इसमें होल करके, इसमें छेद करके, ठीक है, इसमें अपने अंडे देती है, इसमें अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट कि दर्जिन चिड़िया। दर्जिन जैसे कि नाम से आपको पता होगा, दर्जिन है, दर्जी जो सिलाई करते हैं। ठीक है, चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यानी जो पत्ते होते हैं, ठीक है, ऐसे जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनको क्या करती है, अपने चोंच से जो है सिल के, 2-3 पत्तों को सिल के जो है अपना वो घोंसला बनाती है और उनके बीच में अंडे देती है दर्जिन चिड़िया। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे बसंत गौरी है जो कि पेड़ पे अपना जो है करके छेद करके उसमें अंडे देती है, और ये है हमारा जो क्या है दर्जिन चिड़िया, ये पत्तों को सिल के उसमें अंडे देती हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं शकरखोरा, या किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शकरखोरा क्या करती है कि जो पेड़ होते हैं झाड़ी की लटकती डाली पर, जो डाली उसकी लटकती रहती है, उस पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शकरखोरा के बारे में एक और पॉइंट देख लेते हैं कि अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चिथड़ों से बनाते हैं। ठीक है, जो शकरखोरा है क्या करता है कि रुई के पत्ते, पेड़ की छाल, टुकड़े, मकड़ी के जाले, कपड़े, चिथड़े आदि से ये अपना घोंसला तैयार करता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये है शकरखोरा, देखिए ये अपना इसने घोंसला तैयार किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे वीवर पक्षी। वीवर पक्षी पे क्या करता है, यहाँ पे नर वीवर है जो कि अपने घोंसले बनाता है। यहाँ पे वीवर पक्षी में भी 2 होता है, नर होता है, मादा। तो नर वीवर पक्षी क्या करता है, ये घोंसला बनाता है। ठीक है, हमेशा घोंसला कौन बनाता है, नर वीवर पक्षी। मादा वीवर पक्षी क्या करती है कि नर के बनाए हुए घोंसले में को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगा उनमें जाके अंडे देती है। यानी मादा वीवर पक्षी भी भाई बहुत ज़्यादा मतलब चूज़ करती है अपने को कि जो उसको जो घर पसंद है, जो घोंसला पसंद है, उसमें जाके वो अंडे देगी। नर घोंसला बनाने का काम कौन करता है, नर वीवर पक्षी, और मादा वीवर पक्षी उसमें से एक सेलेक्ट करके उसमें जाके अपना अंडा देती है। तो पक्षी केवल क्या करते हैं, पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, पक्षी क्या करते हैं कि घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, वीवर पक्षी है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं पॉइंट कुछ। यहाँ पे गाय के बारे में दिया है कि जो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे छोटे होते हैं, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, जो गाय के दांत क्या होते हैं, पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांतों के बारे में देख लेते हैं कि नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। जो मांस को फाड़ने और काटने का यहाँ पे बिल्ली क्या करती है, काम करती है। ठीक है,
और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सांप के दांत क्या करते हैं कि जो सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं। ठीक है, जो सांप होते हैं, जो बड़े बड़े सांप होते हैं जो जंगलों में मिलते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो शिकार होते हैं उनको पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत क्या है? गिलहरी के दांत के बारे में देख लेते हैं कि जो गिलहरी के दांत है हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं, इसलिए उनके जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसलिए उनको छोटा रखने के लिए गिलहरी हमेशा जो क्या करती है, कुतरने का काम करती है, जिससे कि उसके दांत हमेशा जो घिस घिस के छोटे होते रहने, तो काफ़ी लंबे और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट कुछ कि यहाँ पे क्या हो गया, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे स्थित है? पर्यावरण आपका शिक्षा केंद्र जो है अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है, जो कि नॉर्मल सबको पता है। ठीक है, दस्त या उल्टी से शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक होलगुंडी गांव कहाँ पे स्थित है? होलगुंडी गांव कहाँ है? वो कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत यहाँ पे भीमा संघ, ठीक है, बच्चों की पंचायत जो भीमा संघ होलगुंडी गांव में स्थित है। ये भीमा संघ क्या है? इसमें जो है बच्चों जैसे जो पंचायत होती है उसमें बड़ों के साथ साथ जो इसमें छोटे बच्चे भी भाग लेते हैं। जो भीमा संघ पंचायत है इसमें बड़ों के साथ साथ जो है इसमें बच्चे भी भाग लेते हैं, और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के होलगुंडी गाँव में। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि नलमड़ा कहाँ पे स्थित है? वो हमारा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बाजार गांव कहाँ पे है? वो महाराष्ट्र में है। अच्छा, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसे हाथ से खींचेंगे तो उसकी कुछ जड़ें जमीन के अंदर रह जाती है, जिससे वो दोबारा वापस हो जाते हैं, तो इसलिए उनको जो है क्या करते हैं, खुरपी से खोद कर पूरा जड़ निकाला जाता है। ठीक है, तो घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा घास के बारे में कि वो जितना ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा अंदर जमीन में फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ठीक है, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर तक चली जाती हैं। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा कि जो है पेड़ से जो टहनियाँ निकली रहती हैं वो जब लटकती हैं तो वो जमीन के अंदर जो है जड़ बना लेती हैं। ठीक है, तो बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही आप उससे आपने ही क्यों ना लगा। पेड़ काटने के खिलाफ कानून आता है, इसके लिए सरकारी दफ्तर में लिखित में निकली देनी पड़ती है काटने के लिए। ठीक है, चलिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। चलिए ये देख लीजिए आपका बरगद का पेड़ है, जो इसकी टहनियाँ हैं, देखिए ये सारी टहनियाँ हैं जो कि आके यहाँ पे ये सारी जो टहनियाँ हैं ये देखिए आके यहाँ पे ये जड़ की तरह बन जाती है। ठीक है, ये सारे आपके बरगद के पेड़ हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रेगिस्तानी ओक। ठीक है, रेगिस्तानी ओक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है सीटेट के एग्जाम में कि रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के बारे में जैसे ऐसे 4 से 5 पॉइंट दे देगा उसके बारे में, तो इसलिए हमें जो है इन सारी चीज़ जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उनके बारे में एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अगर आ जाता तो हमें मालूम पड़ना चाहिए कि इसमें से कौन सा जो है इसके बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां जो है बहुत ही कम होती हैं। ये रेगिस्तानी पेड़ के बारे में बताया। तो रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जो है 200 से 300 फीट की गहराई तक पाई जाती है। ठीक है, कितनी रहती है यहाँ पे? 200 से 300 फीट की गहराई तक रेगिस्तानी ओक का जो जड़ होता है यहाँ तक रहता है, जब तक कि वे पानी तक न पहुँच जाएँ। ठीक है, रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर जो है पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो जब 200 से 300 फीट गहराई तक जाएगी, जब तक पानी नहीं पहुँच जाता है तब तक उसकी जड़ें जाती है, तो वो काफ़ी पानी जो अपने तने में ले लेती हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसके जो है तने में पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, रेगिस्तानी ओक पेड़। ठीक है, यहाँ पे ये ओक का पेड़ है। चलिए, तो यहाँ से बिहू का त्यौहार स्टार्ट होगा, तो यहाँ से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।